नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये विश्लेषण कैसा लग रहा है। बिल्कुल। और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको चैनल के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम 16 फरवरी 2026 को हुए रेलवे ALP CBT 1 के सभी शिफ्ट्स के गणित और विज्ञान के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं उनका विश्लेषण शुरू करते हैं। हाँ, हम हर सवाल को बहुत गहराई से देखेंगे। सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर? मतलब किसी चालक तार के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का सही सूत्र क्या होता है? आपके विकल्प हैं ए आर इक्वल्स टू ए रो एल, बी आर इक्वल्स टू रो एल ए, सी आर इक्वल्स टू रो ए एल और डी आर इक्वल्स टू रो एल एक्स ए। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, R इक्वल्स टू रो एल ए। अच्छा। देखिए, इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि तार एक सुरंग है और इलेक्ट्रॉन्स को उससे गुजरना है। ठीक है। तो सुरंग जितनी लंबी होगी, मतलब L, उसे पार करने में उतनी ही ज्यादा रुकावट होगी। सही बात है। और सुरंग जितनी चौड़ी होगी, यानी उसका एरिया, ट्रैफिक उतना ही आसानी से निकलेगा, मतलब रुकावट कम होगी। तो प्रतिरोध लंबाई के साथ बढ़ता है और चौड़ाई के साथ घटता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, यानी जब किसी पदार्थ को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है तो उसके कणों के साथ क्या होता है? विकल्प है ए, उनके कण सिकुड़ जाते हैं, बी, उनके कणों का आकर्षण बल बढ़ जाता है, सी, उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे आकर्षण बल को तोड़ देते हैं, या डी, उनके कण स्थिर हो जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब हम पानी गर्म करते हैं तो हम असल में उसके कणों को ऊर्जा दे रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली, गतिज ऊर्जा। तो क्वथनांक पर इन कणों के पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो अपने पड़ोसी कणों का जो आकर्षण बल है उसे तोड़कर आजाद हो जाते हैं और भाप बनकर उड़ने लगते हैं। समझ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडिजिनस काउ ब्रीड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर हाई मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? ये तो जनरल नॉलेज का सवाल है। हाँ, मतलब भारत में मुख्य रूप से उच्च दूध उत्पादन के लिए किस स्वदेशी गाय की नस्ल का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए साहिवाल, बी अमृत महल, सी खिलारी, डी नागौरी। है वो अपने हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हेल्ड? करंट अफेयर्स। हाँ, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प हैं ए पोखरण राजस्थान, बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, सी रानीखेत उत्तराखंड, डी उमरोई मेघालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। इस तरह के जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो दो देशों के बीच रक्षा सहयोग और कह सकते हैं रणनीति को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा आर देयर इन द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? पॉलिटी का एक क्लासिक सवाल। हाँ, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? विकल्प हैं ए 15, बी 7, सी 22, डी 30। सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अच्छा, टोटल 22। हाँ, टोटल 22। इसमें से 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। और ये समिति सरकार के खर्चों पर नजर रखती है। ओके, अब आते हैं फिजिक्स के एक और सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस F एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर C इन अ कॉनकेव मिरर? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जी, जब वस्तु को मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? विकल्प हैं ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, सी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, मतलब एनलार्ज्ड, या डी
बिंदु आकार का। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। Enlarged। हाँ, देखिए वक्रता केंद्र सी जो है वो उस काल्पनिक गोले का केंद्र होता है जिसका हिस्सा हमारा दर्पण है। जब आप वस्तु को फोकस और इस केंद्र के बीच रखते हैं तो दर्पण एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है जो एक बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अरे एक दर्शक का कमेंट आया, जरा सुनिए। भोजपुरी में लिखा है, गुरुजी इक्का हो रहल बा, परीक्षा में खाली मैथ और रीजनिंग है पूछत बा, साइंस के तक 4-5 सवाल और करंट अफेयर्स के 2 सवाल, ऐसे में CBT 1 कैसे निकली? हाँ, आपकी चिंता जायज है, लेकिन रेलवे का पैटर्न अप्रत्याशित हो सकता है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में गणित ज्यादा हो तो किसी और की शिफ्ट में विज्ञान ज्यादा आ जाए। सही बात है। तो हमें हर विषय के लिए तैयार रहना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Question number 7. When acidity in the stomach increases, which substance is used as an antacid? ये तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल, मतलब जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो किस पदार्थ का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है? विकल्प हैं ए, सोडियम क्लोराइड, बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी, एसिटिक एसिड। इसका जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब ये ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी होती है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए। एग्जैक्टली, उसे शांत करने के लिए हमें एक क्षार यानी बेस की जरूरत होती है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक हल्का क्षार है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8. मैच द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यूज। मैच द फॉलोइंग। हाँ, आपको सही मिलान करना है। लिस्ट 1 में है घनाकार उपकला मतलब क्यूबॉइडल, स्तंभाकार उपकला यानी कॉलमनर और शल्की उपकला स्क्वेमस। और लिस्ट 2 में है त्वचा, वृक्क नलिका और छोटी आंत। यहाँ सही मिलान होगा ऑप्शन बी, 1B, 2C, 3A। एक बार समझा दीजिए ये। जरूर। देखिए घनाकार यानी क्यूबॉइडल उपकला जो है वो गुर्दे की नलिकाओं में पाई जाती है। स्तंभाकार यानी खंभे जैसी कोशिकाएं वो छोटी आंत में होती हैं क्योंकि उन्हें पोषक तत्व सोखने के लिए ज्यादा सतह चाहिए। अच्छा। और शल्की यानी चपटी कोशिकाएं वो हमारी त्वचा की बाहरी परत बनाती हैं। मतलब हर कोशिका का आकार उसके काम से जुड़ा होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9. ऑन व्हाट ऑब्जर्वेशन इज द इन्फरेंस मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स बेस्ड? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल। हाँ, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। यह अनुमान किस प्रेक्षण के आधार पर लगाया जाता है? विकल्प हैं ए, पानी का रंग बदलना, बी, जब पानी में चीनी घोली जाती है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी, चीनी पानी में तैरती है, डी, चीनी का रंग बदल जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है। कैसे? सोचिए, एक ग्लास में कंचे भरे हैं, आप उनके बीच रेत डाल सकते हैं और ग्लास का स्तर नहीं बढ़ेगा। हाँ, क्योंकि बीच में जगह होती है। बिल्कुल। वैसे ही जब पानी में चीनी घुलती है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच की खाली जगह में समा जाते हैं। इससे साबित होता है कि पदार्थ ठोस नहीं बल्कि कणों से बना है जिनके बीच खाली जगह होती है। वाओ। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ डज स्मोकिंग अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम? ये जानना तो सबके लिए जरूरी है। जी। धूम्रपान श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? विकल्प हैं ए, फेफड़ों को मजबूत करता है, बी, ये श्वसन मार्ग में मौजूद सिलिया को नष्ट कर देता है, सी, ये श्वास नली को चौड़ा करता है, डी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सिलिया जो है वो हमारे सांस की नली में मौजूद छोटे छोटे बालों जैसे ब्रश होते हैं जो सफाई करते हैं। हाँ, जो धूल और बलगम को बाहर धकेलते रहते हैं। धूम्रपान इन ब्रशों को पैरालाइज करके धीरे धीरे नष्ट कर देता है। नतीजा, सारा कचरा फेफड़ों में जमा होने लगता है जिससे खांसी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, 10 सवाल पूरे हो गए हैं। अगर आपको ये विश्लेषण और हमारा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ALP की तैयारी कर रहे हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ फिजिक्स से न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. An object falls freely for 2 seconds. G is equal to 10 ms2. What will be its average velocity?
सिंपल न्यूमेरिकल। हाँ, एक वस्तु मुक्त रूप से 2 सेकंड तक गिरती है और g का मान 10 ms² है। उसका औसत वेग क्या होगा? विकल्प A 20 ms, B 10 ms, C 5 ms, D 15 ms। इस सवाल का हल है ऑप्शन बी 10 ms। देखिए, जब वस्तु गिरना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u 0 होता है। राइट। 2 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग v होगा v = u + gt, यानी 0 + 10 × 2 = 20 ms। अब औसत वेग होता है प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा 2, तो 0 + 20 बटा 2 = 10 ms। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12। On which factors does gravitational potential energy depend? ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? विकल्प हैं A केवल वेग पर, B वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर, यानी mgh पर, C केवल द्रव्यमान पर, D घर्षण पर। इसका जवाब इसके फॉर्मूले में ही छिपा है। सही ऑप्शन है बी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है PE = mgh। mgh। हाँ, m यानी मास, g यानी ग्रेविटी और h यानी हाइट। मतलब किसी वस्तु में जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जितनी ज्यादा स्टोर्ड ऊर्जा होगी, वो इन तीनों चीजों पर निर्भर करेगी। एक और दर्शक ने हरियाणवी में कमेंट किया है, मासाब यो के चक्कर से पेपर में गणित और रीजनिंग तो भर भर के दे दिया, विज्ञान के 4-5 सवाल और करंट अफेयर्स के 2 सवाल। CBT 1 पास होवेगा कि ना, यो बता दो बस। हाँ, पास जरूर होंगे। मेरिट भी तो पेपर के स्तर के हिसाब से ही बनती है। अगर पेपर सबके लिए मुश्किल है तो कट ऑफ नीचे जाएगी। बस आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। सही बात है। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। Which statement is correct about the Directive Principles of State Policy, DSP? DSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? विकल्प A इन्हें न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, B इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, C ये मौलिक अधिकारों से ऊपर हैं, D ये केवल केंद्र सरकार के लिए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। बिल्कुल। मौलिक अधिकार हमें कानूनी हक देते हैं और हम उन्हें लागू करवाने के लिए कोड डाल सकते हैं। लेकिन डीएसपी सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश है, एक तरह की टू डू लिस्ट कि देश को कैसा बनाना है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। In which of the following is the size of vacuoles found to be the smallest? बायोलॉजी से सवाल। हाँ, निम्नलिखित में से किसमें रसधानी यानी वैक्यूल्स का आकार सबसे छोटा पाया जाता है? विकल्प A पादप कोशिका, B जंतु कोशिका, C कवक कोशिका, D जीवाणु। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। अच्छा, ऐसा क्यों? पादप कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जो पानी और पोषक तत्वों को स्टोर करती है। ये कोशिका का 90% हिस्सा तक घेर सकती है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये या तो बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बड़े स्टोरेज टैंक की जरूरत नहीं होती। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15। If the frequency of a wave is increased and its speed remains constant, what will be the effect on its wavelength? फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशन? हाँ, यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए और गति स्थिर रहे तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प A तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा, B तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा, C कोई बदलाव नहीं होगा, D पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसका जवाब है ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। इनके बीच एक सिंपल सा रिश्ता है, स्पीड = फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ। V = f लैम्डा। हाँ, अगर स्पीड स्थिर है तो इसका मतलब है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हर तरंग की लंबाई यानी वेवलेंथ को छोटा होना पड़ेगा ताकि स्पीड वही बनी रहे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16। When ethanol is reacted with sodium metal, what are the main products formed? केमिस्ट्री का रिएक्शन। जब इथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? विकल्प A सोडियम एथेनोएट और ऑक्सीजन, B सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, C सोडियम ऑक्साइड और पानी, D मीथेन और सोडियम।
ये एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसमें होता क्या है? इस अभिक्रिया में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इथेनॉल के हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है और खुद जुड़ जाता है, जिससे सोडियम एथॉक्साइड बनता है, और जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17. When an object is placed at infinity in front of a convex lens, where will its image be formed? उत्तल लेंस? जी, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? विकल्प ए 2f पर, बी मुख्य फोकस f2 पर, सी f1 और o के बीच, डी वक्रता केंद्र पर। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्य फोकस F2 पर। जब कोई वस्तु बहुत दूर यानी अनंत पर होती है तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें लगभग समानांतर होती हैं। पैरेलल रेज। हाँ, और उत्तल लेंस इन सभी समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। इसलिए प्रतिबिंब फोकस पर एक बिंदु के आकार का बनता है। क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following statements is incorrect regarding the cell membrane? इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कोशिका झिल्ली के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए यह चयनात्मक पारगम्य होती है, बी यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सी पादप कोशिका में यह सबसे बाहरी परत होती है, डी यह कोशिका को आकार प्रदान करती है। यहाँ गलत कथन है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि पादप कोशिका में सबसे बाहर एक और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। कोशिका झिल्ली उसके अंदर होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी परत होती है। एक पंजाबी दर्शक का कमेंट है, पाजी एक ही हो रहा है, पेपर विच मैथ ते रीजनिंग ही भरी पई है, साइंस दे 4-5 सवाल ते करंट अफेयर्स दे 2 सवाल, किवें होएगा CBT 1 पास? फिक्र ना करें जी, CBT 1 तो क्वालिफाइंग है। अगर गणित ज्यादा है तो उस पर ध्यान दीजिए। हर सही जवाब मायने रखता है, चाहे वो किसी भी विषय का हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. What is called a biodegradable substance? बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहा जाता है? विकल्प ए जो कभी नष्ट नहीं होते, बी वे वस्तुएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित हो जाती हैं, सी प्लास्टिक और कांच, डी जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही है जो बायोलॉजी यानी जैविक प्रक्रियाओं से डिग्रेड हो सके या टूट सके, जैसे बैक्टीरिया और कवक से। हाँ, सूक्ष्मजीव इन्हें खाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, जबकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्वेश्चन नंबर 20. ड्यूरिंग द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, which color has the minimum deviation? मिनिमम डिविएशन। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का झुकाव या विचलन सबसे कम होता है? विकल्प ए बैंगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। इसका जवाब है ऑप्शन डी, लाल। इसे विबज्योर से याद रख सकते हैं। हाँ, विबज्योर। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी यानी वायलेट रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल यानी रेड रंग सबसे कम। ऐसा इसलिए क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। बहुत बढ़िया, हम 20 प्रश्नों के पार पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो। बिल्कुल। और अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. When a drop of ink is dropped into water, why does it spread all around? स्याही की बूंद। हाँ, जब स्याही की एक बूंद को पानी में गिराया जाता है तो वो अपने आप चारों ओर क्यों फैल जाती है? विकल्प ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, बी क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं जिसे विसरण कहते हैं, सी पृष्ठ तनाव के कारण, डी शांता के कारण। ये होता है ऑप्शन बी, विसरण यानी डिफ्यूजन के कारण। पदार्थ के कण कभी शांत नहीं बैठते, वो हमेशा घूमते रहते हैं। अच्छा। तो जब आप स्याही की बूंद पानी में डालते हैं तो स्याही के कण और पानी के कण आपस में टकराते हुए एक दूसरे में मिल जाते हैं, जब तक कि पूरे पानी में एक समान रूप से न फैल जाएं। Question number 22. The National Agro Summit 2025, held in New Delhi in June 2025, was inaugurated by which ministry minister? ये भी करंट अफेयर्स का है। जी। जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित
नेशनल एग्रो समिट 2025 का उद्घाटन किस मंत्रालय मंत्री द्वारा किया गया था? विकल्प ए वित्त मंत्री, बी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, सी गृह मंत्री, डी रक्षा मंत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। उस समय शिवराज सिंह चौहान थे। यह कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और सुधारों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। चलिए अब हम पेपर के उस हिस्से में आते हैं जहां से गणित के सवालों की शुरुआत हुई थी। हाँ, अब कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 23। 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है। वह एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? विकल्प ए 12 सेकंड, बी 10 सेकंड, सी 15 सेकंड, डी 8 सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 सेकंड। पहला कदम, गति को किलोमीटर प्रति घंटा से ms में बदलना। 5/18 से गुणा करके। बिल्कुल, 54/18 = 15 ms। अब जब ट्रेन एक खंभे को पार करती है तो उसे अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। तो समय बराबर दूरी भागे गति, मतलब 150 मीटर 15 ms, जो हुआ 10 सेकंड। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 24। एक ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसमें ट्रेन की लंबाई पूछी है। हाँ, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। विकल्प ए 150 मीटर, बी 200 मीटर, सी 250 मीटर, डी 300 मीटर। इसका हल है ऑप्शन बी 200 मीटर। फिर से गति को ms में बदलें। 72/518 = 20 ms। ठीक है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसे कुल दूरी तय करनी होती है = ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अच्छा, दोनों को जोड़ना है। हाँ, तो कुल दूरी = गति इंटू समय = 20 × 25 = 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई = कुल दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 500 300 = 200 मीटर। एक और दर्शक ने लिखा है, सर जी ये क्या हो रहा है? परीक्षा में सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही पूछ रहा है, साइंस के 4-5 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 2 प्रश्न। ऐसे में CBT 1 कैसे पास होगा? देखिए, ये सिर्फ एक शिफ्ट का विश्लेषण है और हर शिफ्ट का मिजाज अलग होता है। यही रेलवे की परीक्षा का चैलेंज है। इसलिए हर विषय पर बराबर ध्यान देना जरूरी है, निराश ना हो। Question number 25. A boat travels downstream at 16 km/h and upstream at 10 km/h. What will be the speed of the boat in still water? बोट इन स्ट्रीम? एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर घंटा और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? विकल्प ए 12 किलोमीटर घंटा, बी 13 किलोमीटर घंटा, सी 14 किलोमीटर घंटा, डी 3 किलोमीटर घंटा। यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी 13 किलोमीटर घंटा। शांत जल में नाव की गति निकालने का सीधा फॉर्मूला है डाउनस्ट्रीम गति प्लस अपस्ट्रीम गति बाई 2। तो 16 + 10/2 = 26/2 = 13 किलोमीटर घंटा। Question number 26. If the radius of a cone is 7 cm and its slant height is 10 cm, what will be its curved surface area? मेंसुरेशन का सवाल। हाँ, और पाए का मान 22/7 लेना है। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिरक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? विकल्प ए 210, बी 220, सी 154, डी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र होता है पाई RL। पाई RL। हाँ, मान रखने पर 22/7 7 10, तो 7 से 7 कट गया, बचा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 27. The diagonal of a cube is 6√3 centimeter. Find its total surface area. क्यूब का डायगोनल? एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। विकल्प ए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जवाब है ऑप्शन ए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर।
घन के विकर्ण का सूत्र होता है a√3, जहां a घन की भुजा है। तो a√3 इज इक्वल टू 6√3, मतलब a इज इक्वल टू 6 हो गया। बिल्कुल, भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 36 इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 28. The radius of a cylinder is 7 centimeter and its height is 12 centimeter. What will be its volume? सिलेंडर का वॉल्यूम? बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा? विकल्प A 235, B 684, C 1563, D 1848। यहाँ हम गणना करते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, 22/7, 7 स्क्वायर 12 बराबर 22/7 12, जो होता है 1848 सेंटीमीटर क्यूब। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1848। ठीक है। Question number 29. The radius of a circle is 21 centimeter and the angle made by the arc at the center is 60 degree. Find the area of the sector. एरिया ऑफ सेक्टर? एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है और चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। विकल्प A 231, B 462, C 154, D 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही जवाब है ऑप्शन ए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड मतलब पिज्जा का एक स्लाइस। हाँ, सही है। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। मान रखने पर 60 360, 22/7, 21/21, जिसे हल करने पर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। Question number 30. A, B and C together can do a piece of work in 30 days. B and C together can do the same work in 40 days. In how many days will A alone do that work? टाइम एंड वर्क? A, B और C मिलकर एक काम को 30 दिनों में और B और C मिलकर उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? विकल्प A 60 दिन, B 120 दिन, C 90 दिन, D 150 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 120 दिन। इस तरह के सवालों के लिए हम कुल काम को 30 और 40 का एलसीएम यानी 120 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है। तो A प्लस B प्लस C की क्षमता बराबर 120 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 4 यूनिट दिन। B प्लस C की क्षमता बराबर 120 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 3 यूनिट दिन। तो A की क्षमता 1 यूनिट हो गई। बिल्कुल। A की क्षमता हुई 4 - 3 इज इक्वल टू 1 यूनिट दिन। तो A को अकेले 120 यूनिट काम करने में लगेंगे। 120 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 120 डेज। 30 सवाल पूरे। बहुत बढ़िया। जो लोग अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि क्लास की पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे नोट्स पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। चलिए अगले 10 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। Question number 31. If the total resultant discount is 19% and the first discount is 10%, what will be the second discount? सक्सेसिव डिस्काउंट? यदि कुल समतुल्य छूट 19% है और पहली छूट 10% है, तो दूसरी छूट कितनी होगी? विकल्प A 9%, B 10%, C 8%, D 10%। सही जवाब है ऑप्शन बी, 10%। हम समतुल्य छूट का सूत्र उपयोग कर सकते हैं। D इज इक्वल टू D1 प्लस D2, D1 D2 100। हाँ। यहाँ 19 इज इक्वल टू 10 प्लस D2, 10 D2 100। इसे हल करने पर D2 इज इक्वल टू 10% आता है। Question number 32. A invested 5,000 rupees for 2 months and B invested Y for 4 months. If they received equal profit at the end of the year, find the amount of B. पार्टनरशिप का सवाल। A ने 5,000 रुपए 2 महीने के लिए और B ने Y 4 महीने के लिए निवेश किए। यदि लाभ बराबर मिला हो तो B की राशि ज्ञात करें। विकल्प A 2,000 रुपए, B 2,500 रुपए, C 3,000 रुपए, D 1,000 रुपए। इसका जवाब है ऑप्शन बी, 2,500 रुपए। पार्टनरशिप में लाभ का अनुपात पूंजी गुणे समय के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा। चूंकि लाभ बराबर है तो A का पूंजी गुणे समय इज इक्वल टू B का पूंजी गुणे समय, यानी 5,000 गुणे 2 इज इक्वल टू Y गुणे 4। इससे Y इज इक्वल टू
10,000 divided by 4 is equal to 2,500 rupees. Question number 33. While adding the marks of the students of a class, 84 was written instead of 94 by mistake, due to which the average decreased by 1.25. How many students were there in the class? Average का एक tricky सवाल। हाँ, एक कक्षा के छात्रों के अंकों को जोड़ते समय गलती से 94 की जगह 84 लिख दिया, जिससे औसत 1.25 कम हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र थे? विकल्प ए 10, बी 8, सी 12, डी 15। सही जवाब है ऑप्शन बी 8। देखिए, अंकों में कुल कमी कितनी हुई? 94, 84 इज इक्वल टू 10। 10 की कमी हुई। हाँ, और औसत में कमी का सूत्र है इज इक्वल टू कुल कमी छात्रों की संख्या। तो 1.25 इज इक्वल टू 10n, n इज इक्वल टू 10, 1.25 इज इक्वल टू 8 छात्र। Question number 34. Find the difference between compound interest and simple interest for 2 years on a sum of rupees 2,000 rupees at the rate of 10% per annum. CI और SI का अंतर। 2,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। विकल्प ए 20 रुपए, बी 10 रुपए, सी 30 रुपए, डी 40 रुपए। इसका जवाब है ऑप्शन ए 20 रुपए। आप सूत्र PR इंटरेस्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए। बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज में दूसरे साल आपको मूलधन के साथ साथ पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अच्छा, ब्याज पर ब्याज। हाँ, और यही अंतर पैदा करता है। यहाँ पहले साल का ब्याज था 200 रुपए। इसी 200 रुपए पर दूसरे साल 10% की दर से जो ब्याज मिलेगा वही अंतर होगा। तो 200 रुपए का 10% इज इक्वल टू 20 रुपए। Question number 35. If a 32-year-old man in a group of 42 men is replaced by a new man, the average age increases by 1 year. What is the age of the new man? ये भी एवरेज का सवाल है। यदि 42 पुरुषों के समूह में एक 32 वर्ष के पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है, तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए पुरुष की आयु क्या है? विकल्प ए 72 वर्ष, बी 74 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 70 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन बी 74 वर्ष। इसका सीधा तरीका है नए व्यक्ति की आयु इज इक्वल टू जाने वाले व्यक्ति की आयु प्लस औसत में वृद्धि इनटू कुल संख्या। मतलब नया व्यक्ति न सिर्फ 32 साल की कमी पूरी कर रहा है, बल्कि 42 लोगों की आयु में एक साल का इजाफा भी कर रहा है। तो 32 प्लस 1 इंटू 42 इज इक्वल टू 74 वर्ष। Question number 36. Kira and Kiki together can do a piece of work in 8 days. Kiki alone can do it in 12 days. If they work together for 4 days, in how many days will Kira alone finish the remaining work? एक और टाइम एंड वर्क का सवाल। हाँ, किरा और किकी एक साथ काम 8 दिनों में और किकी अकेले 12 दिनों में कर सकती है। यदि उन्होंने 4 दिन साथ काम किया तो शेष काम को किरा अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगी? विकल्प ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 8 दिन, डी 16 दिन। इसका जवाब है ऑप्शन बी 12 डेज। कुल काम को 24 यूनिट मान लेते हैं। किरा और किकी की क्षमता इज इक्वल टू 3, किकी की क्षमता इज इक्वल टू 2, तो किरा की क्षमता इज इक्वल टू 1। ठीक है। 4 दिन में उन्होंने 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 यूनिट काम कर लिया। शेष काम बचा 12 यूनिट। किरा इसे अपनी 1 की क्षमता से 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12 दिनों में करेगी। एक और भोजपुरी कमेंट है, रउआ लोगन त सब पढ़ा देने, लेकिन वहां परीक्षा में खाली हिसाब बनावे के मिलत बा, विज्ञान त जैसे गायब हुई गिल बा। अब का करी? हिसाब भी तो स्कोरिंग है। विज्ञान के कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, जबकि गणित में अगर तरीका पता है तो पूरे नंबर मिलते हैं। हर विषय का अपना महत्व है। हिम्मत मत हारिए। Question number 37. The sum of the present ages of Ram and his son is 28 years. After 2 years, the father's age will be 3 times the son's age. What is the present age of the son? एज प्रॉब्लम्स। राम और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना हो जाएगी। बेटे की वर्तमान आयु क्या है? विकल्प ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 7 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन बी 6 वर्ष। मान लीजिए बेटे की वर्तमान आयु x है, तो पिता की 28 माइनस x। ठीक है। 2 साल बाद बेटे की आयु होगी x प्लस 2 और पिता की 30 माइनस x।
प्रश्न के अनुसार 30 माइनस x बराबर है 3 ब्रैकेट में x प्लस 2। इसे हल करने पर x बराबर 6 वर्ष आता है। Question number 38. Find the mode of the following data. 12, 14, 12, 16, 15, 12, 14, 18, 12. बहुलक। हाँ, निम्नलिखित डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। विकल्प A 14, B 12, C 16, D 18। सही जवाब है ऑप्शन बी 12। मोड यानी बहुलक वो संख्या होती है जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आए। इस डेटा में 12 4 बार आया है जो सबसे ज्यादा है। Question number 39. What is the mode of the data 3, 5, 7, 3, 8, 3, 5, 9, 3? एक और बहुलक का सवाल। जी, आंकड़ों 3, 5, 7, 3, 8, 3, 5, 9, 3 का बहुलक क्या है? विकल्प A 5, B 7, C 3, D 9। यहाँ भी सही जवाब है ऑप्शन सी 3। इस डेटा सेट में संख्या 3 4 बार आई है जो किसी भी अन्य संख्या से अधिक है, इसलिए बहुलक 3 है। Question number 40. Find the LCM of 0.6, 0.27 and 0.36. डेसिमल का एलसीएम। 0.6, 0.27 और 0.36 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। विकल्प A 5.4, B 54, C 0.54, D 2.7। इसका जवाब है ऑप्शन ए 5.4। दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए पहले उन्हें भिन्न में बदलें। तो ये हो जाएगा 6100, 27100 और 36100। बिल्कुल, फिर हर बराबर करें। 6100, 27100, 36100। अब अंशों का एलसीएम निकालें जो 540 आएगा। तो अंतिम जवाब होगा 540100 इक्वल्स टू 5.4। अब बस आखिरी कुछ सवाल बचे हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। बिल्कुल, आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। चलिए अंतिम दौर के प्रश्न देखते हैं। Question number 41. What will be the single equivalent discount for two successive discounts of 10% and 20%? फिर से डिस्काउंट का सवाल। 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट क्या होगी? विकल्प A 30%, B 28%, C 25%, D 32%। सही जवाब है ऑप्शन बी 28%। बहुत से लोग गलती से 10 + 20 = 30% कर देते हैं, जो कि गलत है। हाँ, क्योंकि दूसरी छूट घटी हुई कीमत पर मिलती है। सूत्र वही है D1 + D2, D1 D2 upon 100। तो 10 + 20, 10 20 upon 100 equals to 32 equals to 28%। Question number 42. पाइप A एक टंकी को 20 घंटे में और पाइप B उसे 30 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? विकल्प A 10 घंटे, B 15 घंटे, C 12 घंटे, D 50 घंटे। इसका जवाब है ऑप्शन सी 12 घंटे। टंकी की क्षमता 60 यूनिट मान लेते हैं। ए की क्षमता इज इक्वल टू 3 यूनिट घंटा, बी की क्षमता इज इक्वल टू 2 यूनिट घंटा। तो दोनों की मिलाकर 5 यूनिट हो गई। सही। तो समय लगेगा इज इक्वल टू कुल क्षमता मिली जुली क्षमता इज इक्वल टू 60/5 बराबर 12 घंटे। Question number 43. Ramesh invests 1000 rupees for 2 months and Mahesh invests the same amount for 4 months at 5% annual interest rate. What will be the difference in the interests earned by them? सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। रमेश 1000 रुपए को 2 माह के लिए और महेश उसी राशि को 4 माह के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है। उनके ब्याजों में कितना अंतर होगा? विकल्प A 10.50, B 8.33, C 12 रुपए, D 5 रुपए। सही जवाब है ऑप्शन बी 8.33। चूंकि राशि और दर समान है, ब्याज का अंतर केवल समय के अंतर के कारण होगा, जो कि 2 महीने है। अच्छा, तो हमें बस 1000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 महीने का साधारण ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर 1000 × 5 × 2/12 × 100, जो कि 8.33 आता है।
और ये रहा आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following numbers is completely divisible by 11? डिविजिबिलिटी रूल। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? विकल्प ए 41,562, बी 58,245, सी 96,437, डी 24,518। सही जवाब है ऑप्शन सी 96,437। 11 से विभाज्यता का नियम है विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर निकालें। ठीक है। अगर ये अंतर 0 या 11 के गुणज हो तो संख्या 11 से विभाज्य है। ऑप्शन सी में विषम स्थान 9 + 4 + 7 = 20 और सम स्थान 6 + 3 = 9। इनका अंतर 20 - 9 = 11 है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य है। और इसी के साथ हमारा आज का विश्लेषण समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।